फाइनली बजट आ गया है, दो टाइप के पर्सन मिल रहे हैं इस बजट को लेके। पहला पर्सन बोल रहा है कि यार बजट में कुछ भी नहीं था, और दूसरे टाइप के लोग बोल रहे हैं कि बजट फ्यूचर ओरिएंटेड था। तो आइए मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ पूरा बजट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। सबसे पहला है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया वाले जितने भी हैं वो पहले इंडियन लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में उनको इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम आती थी। वो फेमा के रूट के थ्रू, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू इन्वेस्ट करने की कोशिश करते थे या इन्वेस्ट करते थे, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता था। तो उसको मीट आउट करने के लिए इन्होंने पीआरआई स्कीम, जो इस बजट के थ्रू स्पेशली बोल दिया है कि अब पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया स्पेशली इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन लिस्टेड कंपनीज में। इससे क्या होगा कि अब जो बाहर के लोग हैं इंडियन इक्विटी मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, और मार्केट में बहुत कंपटीशन होगा अब एज कम्पेयर टू जो पहले सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स या एफआईआई जो वगैरह करते थे, अब इंडिविजुअल्स भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जान लेना चाहिए, जब मोटर एक्सीडेंट या कोई एक्सीडेंट वगैरह होता था तो वो केस ट्राइब्यूनल में चल रहा था। तो पहले क्या होता था, जब कंपनसेशन ग्रांट किया जाता था उस कंपनसेशन के ऊपर कोई इंटरेस्ट लगता था तो उस पर टीडीएस भी कटता था। अभी क्या बोला कि एक तो वैसे ही एक्सीडेंट का केस है, आपको कोई कंपनसेशन मिल रहा है तो वो उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, उस कंपनसेशन पे जो इंटरेस्ट होगा वो आपकी इनकम नहीं होगी, और उस पे वो इंटरेस्ट पोर्शन पे कोई टीडीएस लगेगा नहीं। दैट मीन्स कि अब कोई भी ट्रिब्यूनल के द्वारा जो इंश्योरेंस का कंपनसेशन मिलेगा उस पे जो इंटरेस्ट लगा होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और उस पे कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट, आम नागरिक के लिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बेसिकली ट्रैवलर्स के लिए है जो फॉरेन में बहुत ट्रैवल करते हैं या कोई फॉरेन में ट्रैवल प्लान कर रहा है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले क्या होता था, आप कोई टूर पैकेज बुक कर रहे हो टूर ऑपरेटर के थ्रू, तो आपका डिपेंडिंग अपॉन आपका अमाउंट कितना उसमें लग रहा है, उसमें 5 to 20% का टीसीएस एप्लीकेबल हो जाता था। जिससे क्या होता था कि सपोज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ फॉरेन में और मेरा लेस से 20% टीसीएस लग रहा है, तो मेरा फंड ब्लॉक हो जाता था। कहीं ना कहीं बजट का इशू मैं फेस करता था। अभी इन्होंने बजट के थ्रू सिंपल कर दिया कि आपका जहाँ पे 5 to 20% फंड ब्लॉक हो रहा था ऑन अकाउंट ऑफ टीसीएस, अब इसको 1 से 2% कर दिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन आपका मॉनेटरी लिमिट, आप कौन से कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो। जिससे क्या होगा कि अब इजीली लोग फॉरेन में ट्रैवल कर सकते हैं, उनका मिनिमम ही फंड ब्लॉक होगा। पहले क्या होता था, जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चेंज है, पहले क्या होता था एलआरएस जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, उसमें कोई भी मेडिकल रीजन से फॉरेन में जाता था या पढ़ने के लिए जाता था तो उसमें एक लिमिट के बाद एडहॉक 5% टीसीएस एप्लीकेबल हो जाता था। एक कहीं ना कहीं एक पेनफुल पॉइंट था कि 5% फंड ब्लॉक हो जाना। अभी इन्होंने घटा के वो टीसीएस जो 5% था उसको घटा के 2% कर दिया है। यानी कि अब जो फॉरेन में पढ़ने जा रहे हैं या कोई मेडिकल रीजन से फॉरेन में है उनको पेमेंट किया जा रहा है, तो उस पर जो टीसीएस जो फंड ब्लॉकेज होगा 5% के जगह पे 2% हो गया। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट और जो नॉर्मल पब्लिक जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फॉरेन जाते थे उनको आसान होने वाला है। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, टीडीएस रेट ऑन सप्लाई ऑफ मेन पावर। बेसिकली क्या होता था, पहले मेन पावर का डिफिनेशन थोड़ा एम्बिग्विटी था कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, उस पे टीडीएस का रेट का प्रॉब्लम आता था। अभी इन्होंने सिंपल कर दिया, इन्होंने टीडीएस का रेट 1% और 2% फिक्स कर दिया है। इसके बारे में डिटेल वो आपको रूल में बताएंगे, बट अभी के लिए इन्होंने सिंपल बोल दिया कि मैन पावर का सप्लाई ऑफ सर्विस है तो 1% या 2% आपका लगेगा, जिससे फर्दर कोई कंफ्यूजन या लिटिगेशन का मैटर ना एराइज हो। जो आपका लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट या नील का जो टीडीएस सर्टिफिकेट आप ऑब्टेन करते थे, तो उसमें पहले क्या था, मैनुअल होता था या डिस्क्रेशनरी पावर था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इशू करने में। अभी इसको उन्होंने रूल बेस्ड कर दिया है। तो अभी क्या होगा कि जो स्मॉल टैक्स पेयर होंगे उनको लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट देना होगा, तो बहुत आसान हो जाएगा, रूल बेस्ड और सिस्टम बेस्ड हो जाएगा। पहले सेपरेट फॉर्म सबमिट करना होता था डिफरेंट कंपनी और डिफरेंट सिक्योरिटीज के लिए, पेपर वर्क वगैरह बहुत था। अभी इन्होंने इसमें आसानी कर दिया इसको कि अब जो डिपॉजिटरी होंगे ना वो डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं फॉर्म 15G या फॉर्म 15H। जो नेक्स्ट
एट्थ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट इस बजट में आया है कि इन्होंने रिवाइज रिटर्न का टाइमलाइन पीरियड बढ़ा दिया। पहले इनकम टैक्स रिवाइज करने का जो टाइम पीरियड था वो 31 दिसंबर था, अब इन्होंने उसको बढ़ा के 31 मार्च कर दिया है। बस आपको एडिशनल फी पे करना पड़ेगा उस केस में। इन्होंने ITR 1 और ITR 2 वालों का ड्यू डेट जो 31 जुलाई था उसको चेंज नहीं किया है, इन्होंने उसको 31 जुलाई ही रखा है, सो दैट कोई एम्बिग्विटी, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और जो नॉन ऑडिट केस वाले जो बिजनेस वाले टैक्स फाइलिंग का डेट था वो पहले 31 जुलाई ही था। तो क्या होता था, बहुत जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर थे और जो बिजनेस वाले थे सेम डेट पड़ रहा था, और प्रोफेशनल्स के लिए भी प्रॉब्लम हो जाता था कि रिटर्न 31 जुलाई के अंदर अंदर फाइल करना। हालांकि बीच बीच में ड्यू डेट बढ़ते थे, बट फिर भी इन्होंने लॉ में चेंज कर दिया अभी, जो इस बजट के थ्रू इन्होंने बोला कि जो नॉन टैक्स ऑडिट बिजनेस वाले केस होंगे, ट्रस्ट वाले केस होंगे, उनको हम जो 31 जुलाई के जगह पे जो ड्यू डेट होगा टैक्स फाइलिंग का वो 31 अगस्त कर देते हैं। जिससे क्या होगा, उनको कंप्लायंस में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना ही टैक्स प्रोफेशनल्स जो असिस्ट करते हैं टैक्स रिटर्न फाइलिंग वगैरह उनको। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट मूव है गवर्नमेंट का। सबसे इम्पॉर्टेंट 12th पॉइंट है, पहले क्या होता था, आप स्मॉल टैक्स पेयर हो, आपका फॉरेन एसेट है, आपने डिस्क्लोज नहीं किया, बाद में वो निकल के आ रहा था, तो उस केस में हैवी पेनल्टी लगता था और प्रोसिक्यूशन होता था। अभी इन्होंने स्मॉल टैक्स पेयर के केस में 6 मंथ का विंडो ओपन कर दिया, उसमें बोला है आप वॉलेंटरली डिस्क्लोज कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं जो ये स्कीम है 6 मंथ पीरियड का, एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर जो स्मॉल टैक्स पेयर है उसके लिए ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है। जो प्रीवियस रिटर्न्स वगैरह में भूल गया होगा, डिस्क्लोज नहीं किया होगा, वो अब दिखा सकता है इस स्कीम के थ्रू। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, नॉन रेसिडेंट पर्सन से यदि कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट इंडिया का कोई प्रॉपर्टी परचेज करता था तो उस पर TDS डिडक्ट करना होता था, लेकिन उसके लिए उसको टैन नंबर चाहिए रहता था। अब उसके लिए स्पेशली टैन अप्लाई करने में भी प्रॉब्लम आता था। तो अभी इन्होंने इस बजट में इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया कि बायर अपने पैन के बेसिस पे TDS डिडक्ट करके डिपॉजिट कर सकता है और इसको टैन एडिशनली लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट एक और प्रोविज़न इन्होंने इस बजट में लेके आए हैं। क्या होता था, जब रीअसेसमेंट होता था, आपका केस ओपन होता था, तो उस केस में आपको रिवाइज रिटर्न करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी इस बजट में उन्होंने बोला है आप एडिशनल 10% पेनल्टी देके आप री असेसमेंट आपका ओपन भी क्यों ना हो जाए, आप अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मूव है। एक इम्यूनिटी से रिलेटेड ये पॉइंट लेके आए हैं। पहले क्या था, इम्यूनिटी जो फ्रेमवर्क था अंडर रिपोर्टिंग के लिए था, बट रॉन्ग रिपोर्टिंग के लिए नहीं था। अभी इन्होंने इस बजट में जो अंडर रिपोर्टिंग का तो ठीक है, जो नॉन रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग था उसके लिए भी ये इम्यूनिटी लेके आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा मूव है एक टैक्स पेयर के लिए। एक है इंपॉर्टेंट TDS से रिलेटेड। पहले क्या होता था, यदि TDS आपने डिपॉजिट नहीं किया या आपने बुक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को नहीं दिया तो इसको सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। अभी इस बजट में इन्होंने ऐसी चीज़ों को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, इस ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, और उन्होंने रैदर क्रिमिनलाइजेशन से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर फोकस किया और कंप्लाइंसेस के ऊपर फोकस किया। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका जो फॉरेन एसेट है अप टू 20 लाख रुपीज़, तो पहले क्या होता था, इसको सीरियस ऑफेंस और प्रोसिक्यूशन वगैरह किया जाता था। इन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से आपको इम्यूनिटी दे दिया है कि जो फॉरेन एसेट है अप टू 20 लाख है तो आपको प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। कोई नॉन रेसिडेंट था, यदि वो प्रिजम्पशन बेसिस पे अपना रिटर्न फाइल करता था या प्रिजम्पशन टैक्स स्कीम ऑप्ट करता था तो उसको मैट एप्लीकेबल हो जाता था। लेकिन अभी इन्होंने बोला नहीं, मैट एप्लीकेबल नहीं होगा, उससे हम आपको एग्जेम्प्ट करते हैं और आप प्रिजम्पशन बेसिस पे फाइल कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक नॉन रेसिडेंट के लिए जो प्रिजम्पशन टैक्स ऑप्ट करेगा उसके लिए एक यूजफुल टूल होने वाला है, यूजफुल स्टेप होने वाला है। नेक्स्ट है इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड और इंड एएस बेसिकली, या फिर सो कॉल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके बीच में क्या होता था कि जो इनकम कंप्यूट होता था एज पर इनकम टैक्स एक्ट ICDS को कंसिडर करते थे,
और एज पर जो कंपनीज एक्ट का प्रॉफिट निकलता था तो इंड एस या एएस फॉलो होता था। तो उसमें क्या होता था ना, अकाउंटिंग प्रॉफिट और बुक प्रॉफिट में डिफरेंस आता था या कहीं ना कहीं अलाइनमेंट नहीं हो पाता था। तो अभी इन्होंने एमसीए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोला है कि आप अलाइन करके या फिर एक फ्रेमवर्क तैयार करो जिसको जो एसएससी होगा फॉलो करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है स्पेशली स्टार्टअप के ऊपर। पहले क्या होता था, बाईबैक का जो टैक्स आता था ना, कंपनी बॉर्न कर लेती थी उस टैक्स को, लेकिन अभी इन्होंने बोला है जो शेयर होल्डर ना उस पर कैपिटल गेन टैक्स पे करेगा और प्रमोटर के ऊपर भी एडिशनल टैक्स लग जाएगा। इसके लिए रूल्स क्लैरिफिकेशन आने वाला है, तो देखते हैं उसमें क्या डिफाइन करते हैं ये। बट अभी के लिए आप समझो कि शेयर होल्डर्स के हाथ में कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा और जो प्रमोटर होगा उसको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है मैट क्रेडिट से रिलेटेड। जब लास्ट ईयर बजट हुआ था, बजट आया था, या जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट है 2025, उसमें मैट जो मैट है ना, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, जो प्रीवियस कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है, उसका यूज न्यू इनकम टैक्स में कैसे करना, वो एक एम्बिग्विटी था, क्लैरिफिकेशन मिसिंग था। अभी इन्होंने सिंपल कर दिया कि आप 25% मैट का क्रेडिट ले सकते हो इस न्यू इनकम टैक्स एक्ट में। पहले मैट को एक अल्टरनेट टैक्स के मीडियम में इसको माना जाता था, लेकिन अभी इस बजट में इन्होंने बोल दिया कि मैट टैक्स को फाइनल टैक्स लायबिलिटी मान लिया जाएगा। फिर इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगा पर्सनली, कुछ ड्रग्स थे, कुछ मेडिसिन थे, उस पर हाई कस्टम ड्यूटी लगता था। इन्होंने इस बार 17 ऐसे ड्रग्स हैं जो कैंसर से रिलेटेड हैं, उस पर बीसीडी एग्जेम कर दिया, जिससे अब क्या होगा कि वो ड्रग्स इंडिया में बहुत सस्ता हो जाएगा और जो पर्सन कैंसर पेशेंट होगा या कैंसर से पीड़ित होगा उसके लिए ये कहीं ना कहीं बहुत वरदान सिद्ध होने वाला है। उसके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है, क्योंकि वो मेडिसिन अब सस्ता हो जाएगा और उस पर बीसीडी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कस्टम से रिलेटेड ही। कार्गो क्लियरेंस के लिए मल्टीपल क्लियरेंसेस लेना होता था इंडियन कस्टम एक्ट में। अभी इन्होंने सिंगल इंटीग्रेटेड अप्रूवल मैकेनिज्म ये इस्टेब्लिश कर देंगे, जिससे जो भी कार्गो हैंडलिंग वगैरह या कार्गो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करता था उनको अप्रूवल के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इससे इंडिया का जो बिजनेस है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो ग्रो करेगा। फर्दर इन्होंने कस्टम को, जो कस्टम वर्किंग का जो सिस्टम है, कस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम, उसको रोल आउट करने के लिए इन्होंने 2 साल का टाइम पीरियड दिया है, सो दैट सब कुछ ऑनलाइन तरीके से स्मूथ वे में फंक्शन करे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट एक पॉइंट है जो बेसिकली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय जेन्युइन टैक्स पेयर। तो पहले क्या होता था, प्रोसिक्यूशन पेनल्टी वगैरह लगा देते थे और वो केस सेटल नहीं करते थे। तो अभी क्या बोला कि हम आपका केस सेटल कर देंगे, आप एडिशनल टैक्स पे कर दो, हम आपको प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे, जिससे आप एज ए इंडिविजुअल, एज ए टैक्स पेयर, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्टेप था। तो अभी मैंने जो इम्पोर्टेंट थे एक इंडिविजुअल पर्सन प्रोस्पेक्टिव, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो बजट में आया, 2026 के बजट में आया, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन केस आपका कोई क्लैरिफिकेशन है, कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें आप समझना चाहते हो, तो कमेंट के थ्रू बताओ, मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प कर पाऊँ।